रीविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम माइकल ईस्टर की किताब द कंफर्ट क्राइसिस पर चर्चा करने वाले हैं। ये एक ऐसी किताब है जो एक बहुत ही तीखा और शायद थोड़ा असहज करने वाला सवाल पूछती है। सवाल ये है कि क्या हमारी ये जो आधुनिक आरामदायक जिंदगी है, जिसमें हर सुविधा है, क्या वो हमें फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है? मतलब क्या हम इतने कंफर्टेबल हो गए हैं कि हम कमजोर हो रहे हैं? और ये सवाल आज के समय में मुझे लगता है बहुत जरूरी है। देखिए, लेखक का जो मूल तर्क है वो ये है कि इंसान का विकास ही मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करने के लिए हुआ है। अच्छा। हमारे जो पूर्वज थे उनके लिए जीवन एक संघर्ष था। उन्हें भोजन के लिए शिकार करना पड़ता था, मौसम की मार झेलनी पड़ती थी। हर दिन शारीरिक मेहनत। बिल्कुल। और वही असुविधाएं ही उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाती थी। और आज हमारी जिंदगी तो ठीक इसके उलट है। हम थर्मोस्टेट से तापमान कंट्रोल करते हैं, एक बटन दबाकर खाना ऑर्डर कर लेते हैं और घंटों तक बिना हिले डुले स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। हाँ, हम हर छोटी बड़ी असुविधा से बचते हैं। बिल्कुल। और लेखक इसी को हमारी सबसे बड़ी समस्याओं की जड़ मानते हैं। जैसे बढ़ता हुआ मोटापा, चिंता, डायबिटीज और यहाँ तक कि जीवन में एक उद्देश्य की कमी। हाँ। उनका कहना है कि हमने वो सारे नेचुरल स्ट्रेस हटा दिए हैं जिनके लिए हमारा शरीर बना था। बिल्कुल। और अब हमारा शरीर और दिमाग इस आरामदायक माहौल में ठीक से काम ही नहीं कर पा रहा है। और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये कि लेखक सिर्फ इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने इस विचार को परखने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। हाँ, वो खुद एक अविश्वसनीय सफर पर निकल पड़े। अलास्का के बीहड़ आर्कटिक इलाके में 33 दिनों के लिए एक जंगली कारबू के शिकार पर। और यही यात्रा इस किताब की रीढ़ है, जहां वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को विज्ञान और इतिहास से जोड़ते हैं। सही कहा। और ये जानना भी जरूरी है कि ये यात्रा उनके लिए सिर्फ एक एडवेंचर नहीं थी, ये एक जरूरत थी। लेखक अपनी शराब की लत से उभरने के संघर्ष के बारे में भी खुलकर बात करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे शराब उनके लिए एक आराम का कंबल बन गई थी, जो उन्हें जीवन की मुश्किलों से बचाती थी। अच्छा, तो ये उससे बचने का एक तरीका था। हाँ, और अलास्का की ये यात्रा उस नकली आराम को छोड़कर असली असुविधा को गले लगाने का उनका तरीका था, ताकि वो एक नया और बेहतर जीवन खोज सके। तो फिर ये चर्चा उन लोगों के लिए है जो महसूस करते हैं कि उनकी इस सेट और आरामदायक जिंदगी में कुछ कमी है, जो अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या से थोड़ा ऊब चुके हैं और शायद अपने अंदर एक चुनौती की तलाश में है। बिल्कुल। साथ ही ये उन लोगों के लिए भी है जो अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को परखना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि शुरुआत कहाँ से करें। हाँ, और जो लोग हेल्थ, साइकोलॉजी, इन सब चीजों में रुचि रखते हैं, उन्हें तो ये किताब बहुत ही दिलचस्प लगेगी। यकीनन। सीधे शब्दों में कहें तो अगर कोई कभी ये सोचता है कि क्या सोफे पर बैठकर सही तापमान वाले कमरे में खाना ऑर्डर करने से ज्यादा भी जीवन में कुछ है, तो ये चर्चा उन्हीं के लिए है। तो चलिए इस किताब की कुछ मुख्य बातों की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी आइडिया है कंफर्ट क्रीप। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसके असर बहुत गहरे हैं। कंफर्ट क्रीप का मतलब है कि इंसान बहुत जल्दी नई सुविधाओं का आदी हो जाता है। आज जो चीज हमें लग्जरी लगती है ना, हाँ, वो बहुत जल्दी एक जरूरत बन जाती है और फिर हम उसके बिना रह ही नहीं पाते। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब अनजाने में फंसते चले जाते हैं। इसका कोई उदाहरण सोचें तो? जैसे पहले गाड़ियों में एयर कंडीशनिंग। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण है। वो एक बहुत बड़ी लग्जरी मानी जाती थी। हम आज बिना एसी वाली गाड़ी के बारे में सोचना भी मुश्किल है। या फिर एस्केलेटर और लिफ्ट। पहले लोग आसानी से कई मंजिलें चढ़ जाते थे, अब 2 मंजिल के लिए भी लिफ्ट ढूंढते हैं। ये जो कंफर्ट क्रीप है, ये इतनी धीमी होती है कि हमें पता भी नहीं चलता। सही बात है। और लेखक बताते हैं कि ये सिर्फ शारीरिक आराम तक सीमित नहीं है। अच्छा। ये मानसिक आराम पर भी लागू होता है। जैसे ही हम थोड़ा भी बोर होते हैं, हम तुरंत अपना फोन उठा लेते हैं। हम कभी भी अपने दिमाग को खाली नहीं छोड़ते। ये तो बहुत सच है। हमारे घर, हमारे ऑफिस हमेशा एक कंट्रोल किए हुए तापमान पर रहते हैं। हम मौसम को सिर्फ कुछ मिनटों के लिए महसूस करते हैं जब हम कार से इमारत तक चलते हैं। ये कंफर्ट क्रीप हमारी मुश्किलों को सहने की क्षमता को लगातार कम कर रहा है। हम एक तरह से कमजोर होते जा रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस कंफर्ट क्रीप के जाल से निकला कैसे जाए? किताब इसका एक बहुत ही शक्तिशाली समाधान देती है, जो एक जापानी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, मिसोगी। ये एक बहुत ही दिलचस्प परंपरा है। इसका सार ये है कि साल में 1 या 2 बार
जानबूझकर खुद को एक बहुत बड़ी और मुश्किल चुनौती दी जाए। जानबूझकर? हाँ, जानबूझकर। लेकिन इसके कुछ नियम हैं जो इसे खास बनाते हैं। पहला नियम, ये चुनौती बहुत मुश्किल होनी ही चाहिए, इतनी कि आपके सफल होने की संभावना केवल 50% हो। 50%? ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा, क्योंकि आमतौर पर हम तो वही लक्ष्य चुनते हैं जिन्हें हम पूरा कर सकते हैं। कोई जानबूझकर ऐसा काम क्यों करेगा जिसमें फेल होने का चांस इतना ज्यादा हो? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि मिसोगी का उद्देश्य जीतना या हारना है ही नहीं। तो फिर क्या है? इसका उद्देश्य है अपनी सीमाओं को खोजना। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जहां असफलता एक असली संभावना है, तभी आप अपनी सच्ची क्षमता को जान पाते हैं। अच्छा। यह आपको सिखाता है कि आप जितना सोचते हैं आप उससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं। ये मैराथन दौड़ने जैसा नहीं है जिसके लिए आपने महीनों ट्रेनिंग की हो, या अचानक से आपकी क्षमताओं की एक परीक्षा है। तो लेखक का जो अलास्का में 33 दिनों का शिकार था, वो एक तरह से उनका अपना मिसोगी था। बिल्कुल, वो कोई अनुभवी शिकारी नहीं थे। उनके सफल होने की कोई गारंटी नहीं थी। उन्हें ठंड, भूख, शारीरिक थकावट सबका सामना करना पड़ा, लेकिन उस अनुभव ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। किताब में और भी उदाहरण है ना? वो पत्थर वाला। हाँ, एक और हैरान करने वाला उदाहरण है। एक व्यक्ति का जिसने 85 पाउंड मतलब लगभग 38 किलो का पत्थर पानी के नीचे 5 किलोमीटर तक ले जाने का मिसोगी किया। बाप रे। और इसका उद्देश्य सोशल मीडिया पर दिखावा करना नहीं था, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति को खोजना था। ये खुद के खिलाफ खुद की एक चुनौती है। लेकिन जिंदगी सिर्फ साल में एक बार आने वाली बड़ी चुनौतियों से तो नहीं बनती। रोजमर्रा की छोटी छोटी असुविधाएं भी होती हैं, जैसे बोरियत, जिससे हम सब भागते हैं। अलास्का में जब लेखक घंटों तक बिना कुछ किए बस शिकार का इंतजार करते थे, तब उन्हें बोरियत की असली ताकत का एहसास हुआ। हम तो 2 मिनट में फोन उठा लेते हैं, पर उन्होंने पाया कि दिमाग के लिए खालीपन कितना जरूरी है। और ये किताब का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है। लेखक का तर्क है कि बोरियत असल में एक सुपर पावर है जिसे हमने खो दिया है। सुपर पावर? बोरियत? हाँ, सुपर पावर। विज्ञान भी इस बात को मानता है। जब हमारा दिमाग बोर होता है और किसी चीज पर फोकस नहीं होता, तो वो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में चला जाता है। ये वही स्थिति है जब हमारा दिमाग अलग अलग विचारों को जोड़ता है, समस्याओं के नए समाधान ढूंढता है, और हमें सबसे क्रिएटिव आइडिया आते हैं। ये तो वही बात हुई कि सबसे अच्छे विचार अक्सर नहाते समय या टहलते समय क्यों आते हैं? एकदम सही, क्योंकि उस वक्त हमारा दिमाग किसी खास काम पर लगा नहीं होता और वो आजादी से घूम सकता है। हम क्या करते हैं? हम लगातार अपने फोन, ईमेल, सोशल मीडिया से अपने दिमाग को फोकस्ड मोड में रखते हैं, और इससे हमारा दिमाग कभी आराम ही नहीं कर पाता। बिल्कुल, और यही मानसिक थकावट, जिसे आज हम बर्नआउट कहते हैं, उसका एक बड़ा कारण है। बोरियत का सामना करना हमारे दिमाग को जानकारी प्रोसेस करने, यादें बनाने और रिचार्ज होने का मौका देता है। तो ये मानसिक रीसेट बोरियत से हुआ, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा उस माहौल से भी जुड़ा था जिसमें लेखक थे, यानी प्रकृति। किताब में नेचर पिरामिड का जिक्र है। हाँ, नेचर पिरामिड ये एक गाइड की तरह है। इसके सबसे निचले स्तर पर है हर दिन थोड़ा समय बाहर बिताना, चाहे वो घर के पास का पार्क ही क्यों ना हो। हाँ, बीच के स्तर पर है हफ्ते में एक बार किसी बड़ी प्राकृतिक जगह पर जाना, और सबसे ऊपरी, सबसे शक्तिशाली स्तर है साल में कम से कम एक बार 3 दिनों के लिए बिना किसी टेक्नोलॉजी के प्रकृति के बीच रहना। और इसी से जुड़ा है 3 दिवसीय प्रभाव का कॉन्सेप्ट। किताब दावा करती है कि प्रकृति में सिर्फ 3 दिन बिताने के बाद हमारी रचनात्मकता 50% तक बढ़ जाती है। 50%? ये तो बहुत बड़ा दावा है। और इसके पीछे विज्ञान है। ये दोनों का मिश्रण है। टेक्नोलॉजी से दूर रहना तो मदद करता ही है, लेकिन रिसर्च ये भी बताती है कि प्राकृतिक वातावरण का हमारे दिमाग पर सीधा असर पड़ता है। कैसे? पेड़ों को देखना, बहते पानी की आवाज सुनना, खुली हवा में सांस लेना, ये सब हमारे तनाव के स्तर को कम करता है। ये हमारे दिमाग के उस हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को आराम देता है जो लगातार प्लानिंग और फैसले लेने के लिए जिम्मेदार होता है। अच्छा। जब वो हिस्सा शांत हो जाता है तो हमारा दिमाग ज्यादा रचनात्मक और साफ तरीके से सोच पाता है। ये हमारे दिमाग के लिए एक तरह का हार्ड रीसेट है। तो हमने शारीरिक असुविधा यानी मिसोगी, मानसिक असुविधा यानी बोरियत और प्रकृति से जुड़ने की बात की। लेकिन किताब एक और, शायद सबसे गहरी असुविधा की बात करती है जिससे हम सबसे ज्यादा भागते हैं। हमारी अपनी मृत्यु का विचार। ये सुनने में बहुत अजीब और शायद डरावना भी लग सकता है। हाँ, और ये किताब का सबसे अप्रत्याशित हिस्सा भी है।
लेखक भूटान की यात्रा करते हैं, एक ऐसा देश जो अपनी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के लिए जाना जाता है, और वहां उन्होंने पाया कि लोग अक्सर अपनी मृत्यु के बारे में सोचते हैं। हाँ, और इसे उनकी खुशी का एक कारण माना जाता है। ये तो हमारी सोच के बिल्कुल विपरीत है। हमारे यहाँ तो मृत्यु के बारे में बात करना भी एक टैबू है। ये खुशी कैसे ला सकता है? इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत गहरी है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं कि हमारा जीवन सीमित है, तो हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। हम छोटी छोटी फालतू चीजों की चिंता करना छोड़ देते हैं। हम समाज की बनाई चेकलिस्ट, अच्छा घर, अच्छी कार, प्रमोशन, इसके पीछे भागने के बजाय उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो असल में मायने रखती हैं। जैसे हमारे रिश्ते, हमारे अनुभव। बिल्कुल, और व्यक्तिगत शांति। ये जानने से कि समय सीमित है, हम उस समय का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित होते हैं। जोखिम उठाते हैं जो आप हमेशा से उठाना चाहते थे। ये एक अजीब विरोधाभास है। मृत्यु को स्वीकार करने से ही हम वास्तव में जीना शुरू करते हैं। तो कुल मिलाकर द कंफर्ट क्राइसिस हमें ये याद दिलाती है कि हम इंसान मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करने के लिए ही बने हैं। आराम जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा आराम हमें शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बना रहा है। और किताब का संदेश ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़कर जंगलों में रहने लगें। हाँ, ये जरूरी है समझना। बल्कि यह हमें अपनी जिंदगी में जानबूझकर छोटे छोटे तरीकों से असुविधा को शामिल करने के लिए प्रेरित करती है। इसे कह सकते हैं माइक्रोडोजिंग डिस्कम्फर्ट। माइक्रोडोजिंग डिस्कम्फर्ट, इसके कुछ व्यावहारिक उदाहरण क्या हो सकते हैं? बहुत सरल चीजें, जैसे कभी कभी ठंडे पानी से नहाना, बोरियत का सामना करना, हाँ, हफ्ते में एक दिन बिना फोन के बिताना, या कभी कभार उपवास करना, ताकि भूख का हल्का सा अनुभव हो सके। ये छोटी छोटी चुनौतियां हमारे शरीर और दिमाग को जगाती हैं और हमें मजबूत बनाती हैं। तो इन छोटी छोटी चुनौतियों को अपनाकर हम न केवल शारीरिक रूप से ज्यादा मजबूत बनते हैं, बल्कि एक ज्यादा खुशहाल, स्वस्थ और सार्थक जीवन भी पा सकते हैं। तो आज की चर्चा के बाद एक सवाल सोचने लायक है कि अगर किसी को कल अपनी मिसौजी चुननी हो, एक ऐसी चुनौती जिसमें सफल होने की उम्मीद सिर्फ आधी हो, तो वो क्या होगी? और उससे भी जरूरी सवाल, उसे न करने का डर बड़ा है या उसे करने का? ये था आज का विश्लेषण। हालांकि यह चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन यह इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको यह चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।